पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लूकस को डंबलडोर के डंजन के आखिरी कमरे में उसकी डायरी मिलती है और उसकी डायरी के अंदर वो उसके गायब होने के बाद के इतिहास के बारे में जानता है जो उसके लिए दर्दनाक था। वहां से बाहर निकलने पर उसका सामना ड्रेक किंग से होता है और उनके बीच युद्ध होता है। उनके बीच चले युद्ध में आखिरकार लूकस की जीत होती है। वहां से लौटने पर वो पेरुअन के घर जाता है और वहां उसकी मुलाकात पेरुअन के पिता से होती है जो किसी गलतफहमी की वजह से उसे अपना दुश्मन समझ लेते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है और उनके बीच डेमिगॉड्स के बारे में बातें होती है और आखिरी में वो फ्रे को मैजिक टावर जाने की सलाह देता है। मैजिक टावर में एक डार्क एल्फ फ्रे को कमाल के मूव्स करते हुए देखता है और वो उसे फाइट की चुनौती दे देता है। अब आगे फ्रे डार्क एल्फ के मुंह से अचानक ये बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी डार्क एल्फ कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, यहाँ लड़ाई की जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तभी उसकी मास्टर वहाँ आ जाती है और खुद का नाम कैमल बताकर अपनी पहचान कराती है और पूछती है कि ये मासूम लड़की कौन है। इजाबेल फिर उन दोनों से अपनी पहचान करवाती है। कैमल फ्रे से उसकी ट्रेनिंग को डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हें इस गधे की बात को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लैमसन कैमल से एल्फ भाषा में बहस करते हुए फ्रे से स्पार करने की इजाजत मांगता है। इजाबेल जिसे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी फ्रे से पूछती है कि वो क्या बात कर रहे हैं। फ्रे एल्फ भाषा का प्रयोग करते हुए बोलता है कि वो स्पार के लिए हमेशा तैयार है। लैमसन हैरान होते हुए बोलता है कि वो एल्फ की भाषा को जानता है, वो दिलचस्प इंसान है। फ्रे कहता है कि वो भी सेम ही है, एक एल्फ जो इंसानों का मैजिक जानता है। लैमसन बोलता है कि वो उनके क्लैन के बड़े बुजुर्गों की तरह बात करता है। लैमसन अब लड़ाई की पोजीशन में आ जाता है और फ्रे अनोखी डार्क एल्फ मूवमेंट को देखता है। लैमसन उछल के लात मारता है पर फ्रे उसे रोक लेता है। वो बहुत तेज गति से आपस में लड़ते हैं। देखने वालों को तो ऐसी स्पीड देखने पर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। बाकी के एल्फ फ्रे की पहचान जानना चाहते थे क्योंकि वो लैमसन जो कि अगला लीडर है उसे बराबरी की टक्कर दे रहा था। कैमिल फ्रे की मसल देखकर अनुमान लगा लेती है कि फ्रे मैजिक वॉरियर नहीं है और सोचती है कि फ्रे लैमसन के सारे हमलों को इतने पतले शरीर के साथ कैसे रोक पा रहा है। कैमिल फिर उनको स्पार रोकने के लिए कहती है क्योंकि दोनों ही अब काफी थक चुके थे। लैमसन फिर फ्रे की मूवमेंट की तारीफ करता है। फ्रे भी उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि अगर वो रात में बाहर लड़ाई कर रहे होते तो वो उसे आसानी से हरा देता। लैमसन फिर बहुत तेज हंसते हुए बोलता है कि तुम इस मैजिक टावर में कब तक रहने वाले हो। फ्रे कहता है कि वो यहाँ करीब आधा साल रहेगा। कैमिल पूछती है कि वो यहाँ तीसरे टावर क्यों आया है तो फ्रे कहता है कि वो एक एलेक्सर बनाना चाहता है, इसीलिए उसने सबसे अच्छी किताबों वाले मैजिक टावर को चुना है। कैमिल बोलती है कि इसीलिए तुम खुद को हर शाम लाइब्रेरी में बंद कर लेते हो। फ्रे कहता है कि उसे लगता है उसने इस टावर को चुनकर गलत किया क्योंकि वो सारी किताबों को पढ़ने के बाद भी उस जानकारी को नहीं जुटा पाया जो उसे चाहिए थी। कैमिल उसे मैजिक बुक्स पढ़ने की सलाह देती है। वो कहती है कि लाइब्रेरी में सिर्फ तीसरे ग्रेड की किताबें हैं। ग्रेड 1 मैजिक बुक्स पढ़ने के लिए उसे मैजिक बुक्स की परीक्षा को पास करना पड़ेगा और तीनों फ्लोर मास्टर से इजाजत लेनी होगी। फ्रे एग्जाम के बारे में और जानकारी लेता है और पूछता है कि वो एग्जाम कब दे सकता है। कैमिल मुस्कुराते हुए बोलती है कि एग्जाम कल ही होने वाला है। अगले दिन एग्जाम की जगह पर लोग बातें कर रहे थे कि कैसे फ्रे डार्क एल्फ से बराबरी से लड़ा। वो इस बात से बड़े हैरान थे कि फ्रे जैसा मैजिक वॉरियर भी एग्जाम देने आया है। कैमिल और लैमसन भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ बस देखने आए हैं। कैमिल लैमसन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसके पास करने के लिए और कुछ नहीं है तो वो उसे साथ ही ले आई। फ्रे फिर इजाबेल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसके साथ भी ऐसा ही है। लैमसन पूरे जोश में फ्रे के पास जाकर कहता है कि एग्जाम के बाद वो दोबारा स्पार करेंगे। अब 3 लोग सफेद कपड़ों में वहां आते हैं और कैमिल बताती है कि वो इस टावर के फ्लोर मास्टर हैं। बीच वाला आदमी माइकल है और वो यहाँ सबसे ताकतवर है। माइकल कहता है कि वो ज्यादा बकवास नहीं करेगा, वो सीधा एग्जाम शुरू करते हैं। फिर वो सभी से एनर्जी बॉल बनाने को कहता है और एनर्जी बॉल को कंप्रेस करने के लिए भी बोलता है। सभी को लगता है कि ये एग्जाम तो बहुत आसान है।
तभी माइकल अपनी जेब में हाथ डाल के एक कंचा बाहर निकालते हुए कहता है कि एनर्जी बॉल को इसके बराबर छोटा करना। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। सभी अपनी पूरी ताकत से उसे कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, पर धीरे धीरे एग्जामिनर सभी को फेल करते जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इजाबेल काफी मुश्किल से एनर्जी बॉल को काफी हद तक कंप्रेस कर देती है और माइकल उसे पास कर देता है। अब माइकल डार्क एल्फ के पास जाता है जिन्होंने एनर्जी बॉल को बहुत ज्यादा छोटा कर दिया था। तो माइकल बोलता है कि उन्हें कोई और टेस्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही काफी योग्य हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एग्जामिनर फ्रे से कहता है कि तुम यहाँ सिर्फ खड़े क्यों हो। ये सुनकर जब माइकल फ्रे को देखता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है और दूसरे एग्जामिनर से सिर्फ नजरों पर भरोसा करने को नहीं, माना को महसूस करने को कहता है। फ्रे ने एनर्जी बॉल को इतना कंप्रेस कर दिया था कि उसे इंसानों की आंखों से देखा भी ना जा सके। माइकल उसे भी कोई और टेस्ट देने से मना कर देता है और फिर वो फ्रे की टाइफून इयररिंग्स को देखता है और उसे अकेले में मिलने को कहता है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक कमरे में अकेले हैं और माइकल कहता है कि उसकी स्किल्स कमाल की है, वो इस मैजिक टावर में क्यों आया है। फ्रे कहता है कि उसे पेरुअन के पिता ड्यूक शेपर्ड ने भेजा है। माइकल कहता है कि वो ज्यादा बात को नहीं घुमाएगा। वो कहता है कि जैसा कि वो देख पा रहा है फ्रे 5 स्टार स्टेज पर पहुंच चुका है। फ्रे इसका जवाब हाँ में देता है, पर वो माइकल को ये नहीं बताता कि वो 7 स्टार मेज बनने की तैयारी में है। माइकल फ्रे से पूछता है कि क्या उसे डेमिगॉड के बारे में पता है। फ्रे कहता है कि उसे उनके बारे में कुछ हद तक पता है। माइकल कहता है कि कुछ समय पहले कुछ लोगों को उटियाना में डेमिगॉड का सुराग मिला था। वो दोबारा कहता है कि असल में एपोसल का सुराग मिला था। माइकल समझाता है कि एपोसल वो लोग हैं जिन्हें डेमिगॉड ने डिवाइन पावर देने के लिए चुना है। फ्रे ये सुनकर यकीन नहीं करता कि डेमिगॉड अब इंसानों का इस्तेमाल करने लगे हैं। उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। 4000 साल पहले कोई एपोसल नहीं था। माइकल कहता है कि उटियाना उसके और शेपर्ड की सीमा में आता है। वहाँ के कई गांव और शहर चुटकी बजाते ही तबाह हो जाएंगे, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकलना होगा। माइकल फ्रे से पूछता है कि क्या वो उसके साथ इन्वेस्टिगेशन पर चलेगा। फ्रे तुरंत हाँ कर देता है। माइकल कहता है कि ये एक खतरनाक मिशन है और वो सोचने के लिए समय ले सकता है। फिर फ्रे माइकल से पूछता है कि उसने उसे ही क्यों चुना। माइकल फिर अपना हाथ दिखाता है जिसपे आयरिस का रेलिक होता है। फ्रे को समझ आ जाता है कि ये आदमी फिशफाउंडर आमलेट का सदस्य है। माइकल बताता है कि मैजिक टावर में डार्क एल्व्स सहायता के लिए ही आए हैं और वो ब्लैक टूथ से है। माइकल आगे कहता है कि वो घबराया हुआ था और दूसरों पर भरोसा करना भी कम कर दिया था। और फिर वो फ्रे से मिला, एक जवान लड़का जिसने टाइफून इयररिंग्स पहनी थी। फ्रे सोचता है कि उसने ये बालियां किसी खास कारण से नहीं बनाई थी, फिर भी ये फेमस हो गई। माइकल फ्रे से पूछता है कि वो मैजिक बुक्स को क्यों पढ़ना चाहता है। फ्रे कहता है कि उसे एक एलेक्सर बनाना है जिसके लिए उसे अल्केमी पढ़नी है। तो माइकल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे मैजिक बुक्स पढ़ने की जगह मदद के लिए पूछना चाहिए। और हम फ्रे को एक जवान प्रोफेसर के सामने देखते हैं। वो फ्रे से उसकी पहचान पूछती है। फ्रे कहता है कि लॉर्ड माइकल ने उसे वहाँ भेजा है। ये औरत प्रोफेसर एडेलिया है जो वेस्टवुड एकेडमी में जीनियस प्रोफेसर के नाम से मशहूर है, पर फ्रे ने इन्हें पहली बार देखा है। प्रोफेसर एडेलिया फ्रे को अपनी बिगड़ी हुई लैब में बुलाती है और फ्रे से कहीं पर बैठने के लिए कहती है। तो फ्रे कहता है पर यहाँ बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो प्रोफेसर कहती है वो बहुत थकी हुई और व्यस्त है और उसका ब्लड प्रेशर भी लो है, तो फालतू की बात छोड़कर सीधा काम की बात 4 शब्दों में कहो। तो फ्रे 4 शब्द में कहता है माना पोशन बना दो। प्रोफेसर फ्रे से कहती है कि वो बहुत चीकी है और पूछती है कि उसे किस तरह का माना पोशन चाहिए। फ्रे एक ग्लास की बोतल निकालते हुए कहता है खुद ही देख लो। प्रोफेसर उसे देखते हुए चौंक जाती है और पूछती है कि इतना डेंस माना बनाने के लिए इसमें किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। फ्रे फिर से 4 शब्द का इस्तेमाल करते हुए बोलता है ये जो माना है। फिर वो रुक जाता है और ज्यादा शब्द इस्तेमाल करने की इजाजत मांगता है। प्रोफेसर फ्रे की इस हरकत से बहुत चिढ़ जाती है और उससे सीधी तरह बात करने को कहती है। फ्रे फिर कहता है कि ये हजारों सालों से जी रहे ड्रेक के दिल से बना है। इसमें करीब 1 लाख के करीब माना एनर्जी है। फ्रे पूछता है कि क्या वो इससे एक एलेक्सर बना सकती है। ये सुनकर प्रोफेसर की आंखें पूरी तरह चमकने लगती है
और वो कहती है कि ये तो पागलपन है। फ्रे पूछता है कि क्या ये उनके लिए बहुत मुश्किल है, पर वो कहती है कि इसकी टेक्निक थोड़ी मुश्किल तो है, पर वो ये कर सकती है। वो कहती है कि असल में समस्या इसकी सामग्री की है, क्योंकि इसके लिए कुछ ऐसा लगेगा जो बस ऐसे ही नहीं मिल सकता। फ्रे पूछता है कि इसमें क्या लगेगा, तो वो बताती है कि उसे फीनिक्स के पंख चाहिए। फ्रे फिर स्टोरेज में से पंख निकालकर उसके टेबल पर रख देता है। ये देखकर प्रोफेसर पूरी तरह पगला जाती है। तो फ्रे पूछता है कि क्या उन्हें कुछ और चाहिए। वो कहती है कि उसे एक एक्सीलेंट असिस्टेंट भी चाहिए जो माना कंट्रोल में स्किल्ड हो और जो एनर्जी बॉल को उंगलियों के नाखून के बराबर कंप्रेस करने की क्षमता रखता हो। फ्रे फिर एनर्जी बॉल बनाता है और उसे नाखून के बराबर कंप्रेस कर देता है। अब हम देखते हैं कि उन दोनों ने एलेक्सर बनाने का काम शुरू कर दिया है। प्रोफेसर अडेलिया अचानक से फ्रे से उसकी पहचान पूछती है। वो कहती है कि उसने माइकल और हाइंस का नाम तो कई बार सुना है, पर फ्रे ब्लेक कभी नहीं सुना। वो आगे कहती है कि उसे माना कंट्रोल और अल्केमी में काफी जानकारी है, पर वो जानकारी कुछ पुरानी है। फ्रे मन में माफी मांगते हुए कहता है कि क्योंकि ये 4000 साल पुरानी जो है। वो पूछती है कि अगर वो इतना स्किल्ड और टैलेंटेड है तो भला उसने पहले उसका नाम क्यों नहीं सुना। फिर वो अचानक से फ्रे का कॉलर पकड़ते हुए उसे खींचती है। फ्रे काफी घबराते हुए पूछता है कि क्या हुआ। प्रोफेसर अडेलिया उसे उसका असिस्टेंट बनने के लिए बोलती है। फ्रे चैन की सांस लेते हुए मना कर देता है। फिर प्रोफेसर उसके पैर पकड़ते हुए बोलती है कि वो उसे अच्छी सैलरी भी देगी, पर फ्रे फिर भी नहीं मानता। अडेलिया सोचती है कि अगर फ्रे जैसा कोई मेरा असिस्टेंट बन जाए तो उसकी बहुत मदद होगी। वो सोचती है कि फ्रे को अपना असिस्टेंट बनाने के लिए वो क्या करे। वो फिर फ्रे से पूछती है कि वो उसे बार बार प्रोफेसर क्यों बोल रहा है, तो फ्रे बताता है कि वो वेस्टरोड एकेडमी का स्टूडेंट है। प्रोफेसर अडेलिया ये सुनकर शैतानी हंसी हंसती है और फ्रे को उसके ग्रेड्स और भविष्य को लेकर ब्लैकमेल करने के बारे में सोचती है, पर फ्रे कहता है कि वो एकेडमी को पहले ही छोड़ चुका है। फ्रे फिर पूछता है कि क्या उसको गोलम बनाने के बारे में भी जानकारी है, तो प्रोफेसर कहती है कि ये उसकी खासियत तो नहीं है, पर वो उन साधारण लोगों से बेहतर है जो खुद को पपेट मास्टर कहते हैं। वो फिर शैतानी लुक के साथ कहती है कि अगर वो जानना चाहता है तो उसे उसका असिस्टेंट बनना होगा। फ्रे कहता है कि उसे सीखना नहीं है और पूछता है कि अगर उसके पास 10 लाख एनर्जी का कोर हो तो उससे गोलम कैसे बना सकते हैं। प्रोफेसर कहती है कि ये तो बिल्कुल पागलपन है। फ्रे कहता है कि वो जब भी कहती है ये पागलपन है तो इसका मतलब अक्सर ये होता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। प्रोफेसर खड़े होते हुए कहती है कि इस बार वो सच में बोल रही है। पहली बात तो ऐसा कोई कोर है ही नहीं, और अगर होता भी तो वो उसे उसकी बॉडी के लिए ऑरिकेल्कम और नर्वस सिस्टम के लिए मिथ्रिल के बिना कंट्रोल नहीं कर सकता। वो बताता है कि ऐसा गोलम बनाने के लिए लेजेंड में बताए गए ओर का इस्तेमाल करना होगा, उसकी प्लेटिंग भी करनी होगी, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, उसमें कमांड डालने होंगे और उसकी ईगो बनाना और भी मुश्किल होगा। फ्रे ये सुनकर सोचता है कि जो टास्क डम्बलडोर ने उसके लिए छोड़ा है वो जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा चुनौती वाला है। प्रोफेसर अडेलिया उससे पूछती है कि वो ये क्यों जानना चाहता है, क्या उसके पास 10 मिलियन एनर्जी वाला कोर है। इस पर फ्रे बिना कुछ बोले बस मुस्कुराता है। अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रे और लायमसन आपस में स्पार कर रहे होते हैं और इस बार लायमसन हार जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डार्क एल्व्स इजाबेल को उन्हें मैजिक सिखाने के लिए शुक्रिया कह रहे होते हैं। कैमिल फ्रे के पास आती है और कहती है कि इजाबेल का सिखाया काफी आसानी से समझ आ जाता है। इजाबेल अब फ्रे से पूछती है कि क्या वो एलेक्सर बन चुका है। फ्रे कहता है कि वो आज रात तक बन जाएगा। इजाबेल मुस्कुराते हुए बोलती है कि वो 7 स्टार मेज बनने के बहुत करीब है। फ्रे कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो उसे काफी लंबा सफर तय करना है। कैमिल जो उनकी बातें सुन रही थी सोचती है कि 7 स्टार मेज का क्या मतलब होता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो फ्रे और इजाबेल से पूछती है कि क्या वो स्प्रिट मैजिक सीखना चाहते हैं। फ्रे स्प्रिट मैजिक के बारे में पूछता है तो कैमिल बताती है कि अगर उसने एक स्प्रिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ये भविष्य में उसके बहुत काम आएगा। उसने उसके साथियों को मैजिक सिखाया है तो वो बदले में उसे स्प्रिट मैजिक सिखा देगी जो सिर्फ डार्क एल्व्स को पता है। अब प्रोफेसर फ्रे को बुला के कहती है कि उसने एलेक्सर को पूरी तरह से बना दिया है, पर वो चिंता करते हुए पूछती है कि क्या तुम सच में इसे पीने वाले हो। फ्रे घबराते हुए पूछता है कि क्या एलेक्सर में कोई परेशानी है, तो प्रोफेसर बोलती है कि इसका बिल्कुल उल्टा है। इस एलेक्सर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसकी माना एनर्जी
साधारण एलेक्सर से 2 गुना बढ़ चुकी है। अगर किसी ने इसे पूरा पी लिया तो उसकी हड्डियां तक पिघल जाएगी। फ्रे जल्दी से एलेक्सर को लेते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छी खबर है। प्रोफेसर थोड़े तेवर दिखाते हुए कहती है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो, ये तुम्हारी जिंदगी है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। फ्रे प्रोफेसर को रोकते हुए अपना हाथ मैजिक बैग में डालता है। फिर वो उसमें से एक नेकलेस निकालता है और प्रोफेसर को देते हुए उनका शुक्रिया कहता है। प्रोफेसर ये देखकर थोड़ा हैरान होती है और इस सब का मतलब पूछती है। वो कहती है कि तुम एक स्टूडेंट हो और वो एक टीचर, हमें ये नहीं करना चाहिए, दुनिया इसे कभी मंजूर नहीं करेगी। फ्रे कहता है कि उसे नहीं पता प्रोफेसर किस बारे में बात कर रही है, पर अगर वो इसे पहनेगी तो उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। फ्रे आगे समझाता हुआ कहता है कि वो रूबी का इस्तेमाल भी कर सकती है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, प्रोफेसर किसी प्यार में पड़ी राजकुमारी की तरह वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि पागल, हम किसी रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। फ्रे अपना वाक्य पूरा करते हुए बोलता है कि रूबी का इस्तेमाल माना को ठीक से नापने के लिए किया जा सकता है और खुद से कहता है कि मैं इस औरत को कभी नहीं समझ सकता। उस रात को हम देखते हैं कि फ्रे अपने कमरे में आइस की तरह माना वाले पत्थरों को फैला रहा था। फिर वो बैठ जाता है और एलेक्सर को पी लेता है। बहुत ज्यादा मात्रा में अग्नि तत्व फ्रे को चारों ओर से घेर लेता है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कैमिल इजाबेल से पूछती है कि इंसानों का 7 स्टार पर पहुंचना कितना मुश्किल है, क्योंकि उसने हाल फिलहाल में ही इंसानों का मैजिक सीखना शुरू किया है, तो वो इस सिस्टम से परिचित नहीं है। इजाबेल कुछ देर सोचकर बोलती है कि 7 स्टार मेज को आर्कमेज या ग्रैंड मैजिशियन कह सकते हैं। तुम किसी भी देश में चले जाओ, तुम्हें वहाँ काउंट टाइटल मिल जाएगा और सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। कैमिल पूछती है कि क्या फ्रे जीवन में सफल होके काउंट बनना चाहता है। इजाबेल मना करते हुए कहती है कि ये स्टेज तो फ्रे की शुरुआत है, उसकी मंजिल ताकतवर और फेमस बनने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इजाबेल डेमिगॉड का नाम लेती है, जो सुनकर कैमिल घबरा जाती है। वो कहती है कि फ्रे उनसे ये दुनिया वापस लेना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रे 7 स्टार मेज बन चुका है। अब हम देखते हैं कि डार्क एल्व्स फ्रे, इजाबेल और माइकल डेमिगॉड का सुराग ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। वो एक छोटे गांव में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक अपोस्टल के होने का एहसास होता है। इजाबेल कहती है कि यहाँ की हवा बहुत अशुद्ध लग रही है। फ्रे कहता है कि ये डिवाइन पावर की वजह से है। फ्रे बहुत गुस्सा होते हुए बोलता है कि उसने इस फीलिंग को बहुत समय से महसूस नहीं किया है। फ्रे फिर माइकल से पूछता है कि डेमिगॉड द्वारा चुने गए इंसान कितने ताकतवर हैं। माइकल बात को बदलते हुए कहता है कि ये एक छोटा सा गांव है जहां मुश्किल से 500 लोग रहते हैं। ये लोग आसपास के गांव से मिलते तक नहीं, क्योंकि ये सब कुछ खुद ही कर लेते हैं। ये सुन के लायमसन कहता है, फिर तो ये अपोस्टल के लिए सबसे बढ़िया जगह है। माइकल फ्रे को याद दिलाता है कि ये मिशन खतरनाक है। वो इजाबेल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये इजाबेल के लिए कुछ ज्यादा ही हो सकता है। फ्रे कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इजाबेल को देखकर लगता नहीं, पर वो खुद को संभाल सकती है। इजाबेल कहती है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। एक आदमी वहाँ आता है और उन्हें पहचानते हुए मैजिक टावर के मैजिशियन कहता है और उनसे पूछता है कि आखिर उनका ऐसी जगह पर आने का क्या कारण है। माइकल बोलता है कि क्या हाल फिलहाल में यहाँ पर कुछ बदला है, जैसे किसी के जीने का तरीका या और कुछ, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज हो। वो आदमी कहता है कि ये एक छोटा सा गांव है और यहाँ का जीवन पहले की तरह ही चल रहा है। फिर फ्रे पूछता है कि बाकी सारे गांव वाले कहाँ हैं। वो वहाँ कोई भी हलचल नहीं देख पा रहा, जबकि अभी दोपहर ही है। ऐसा लगता है कि इस गांव से सभी चले गए हैं। वो आदमी कहता है कि पास के जंगल में कुछ घटना की वजह से यहाँ कोई नहीं है। फ्रे गुस्से में कहता है कि अभी तो उसने बोला था कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। फ्रे लायमसन से आसपास का इलाका देखने को कहता है। माइकल ये देखकर हैरान था कि अभिमानी एल्फ फ्रे का आदेश मान रहे हैं। लायमसन फ्रे के पास वापस आकर कहता है कि उसने सारी बिल्डिंग देख ली और वहाँ पर कोई नहीं है, पर हर जगह पर खून गिरा हुआ है। ये सुनकर मेयर को गुस्सा आ जाता है और वो अचानक से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। माइकल बताता है कि ये डेमिगॉड का क्रिएचर है। मॉन्स्टर माइकल पर हमला कर देता है, जो अभी भी चौंका हुआ था। तभी वहाँ इजाबेल आकर उसे बचा लेती है। फिर वो फायरबॉल का इस्तेमाल करती है। मॉन्स्टर को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो आग के आर पार होते हुए हमला जारी रखता है, पर फ्रे विंड कटर का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को मार देता है।
मेयर ये देखकर हैरान होता है कि फ्रे ने कितनी आसानी से दूसरे मॉन्स्टर को मार दिया और वो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। लायमसन जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसके पैर काट देता है। फ्रे फिर उसके ऊपर लात रखते हुए बोलता है कि चल अब तुझे जो पता है वो सब बता दे। मॉन्स्टर बार बार बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता। कैमिल फ्रे से कहती है कि वो ये उस पर छोड़ दे। वो कहती है कि ध्यान से देखना क्योंकि वो अब स्प्लिट मैजिक का इस्तेमाल करेगी। वो फिर मैजिक का इस्तेमाल करती है और एक आग के क्रिएचर को बाहर बुलाती है। इजाबेल पूछती है कि ये क्या है, तो कैमिल कहती है ये एक डार्क स्प्रिट गोरन है और ये लोगों के अंदर से जानकारी निकलवाने के लिए सबसे अच्छा पार्टनर है। स्प्रिट जबरदस्ती मॉन्स्टर के मुंह में चली जाती है। फ्रे इस सीन को देखता हुआ बोलता है कि टॉर्चर इससे बहुत ज्यादा दयावान होता। कैमिल की शैतानी हंसी देखकर माइकल कहता है कि वो जिंदगी में कभी डार्क एल्फ को अपना दुश्मन नहीं बनाएगा। कैमिल फिर मेयर मॉन्स्टर से पूछती है कि सभी लोग कहाँ हैं, तो मॉन्स्टर बताता है कि सभी मर चुके हैं। कैमिल ऐसा करने की वजह पूछती है तो मॉन्स्टर कहता है कि वो बलि देने के लिए चाहिए थे। फ्रे पूछता है कि उनकी बलि किसके लिए दी है, तो मॉन्स्टर बताता है कि उन जैसे मॉन्स्टर को बनाना और एपोसल को आजाद करना। तभी अचानक से मॉन्स्टर के अंदर कुछ होने लगता है और उसकी आंख चमकने लगती है और कुछ ही देर में वो किसी बॉम्ब की तरह फट जाता है। फ्रे अपनी टाइफून इयररिंग्स का इस्तेमाल करके बैरियर बनाता है और कहता है कि मॉन्स्टर के अंदर ऐसे मैजिक का इस्तेमाल किया गया था जिसमें अगर वो जरूरी जानकारी बताए तो खुद ही फट जाए। माइकल कहता है कि हमारी परिस्थिति अब सही नहीं है और आज के लिए उन्हें वापस चलना चाहिए क्योंकि अगर कोई ऐसा एपोसल है जो मॉन्स्टर बना सकता है तो वो उसके लिए अभी तैयार नहीं है। फ्रे कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अब एपोसल को पता चल चुका है कि वो वहाँ है। फ्रे कहता है कि अगर उन्होंने अभी उसे खो दिया तो उन्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। माइकल कहता है कि फिर भी उन्हें ऑनर लूकस के लौटने तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। ऑनर लूकस 7 स्टार मेज है, उनके बिना एपोसल का सामना करना मौत को गले लगाना है। फ्रे कहता है कि वो उनकी जगह लेगा। माइकल कहता है कि ये समय उसके गुरूर का नहीं है। 7 स्टार मेज फ्यूजन की स्टेज है। कैमिल को फ्यूजन के बारे में नहीं पता था तो वो इसका मतलब पूछती है। माइकल बताता है कि जब 2 तत्व आपस में टकराते हैं तो एक बड़ा धमाका होता है, पर एक 7 स्टार मेज प्राकृतिक तत्व को कंट्रोल करके उन्हें फ्यूज कर सकता है। फ्रे कहता है कि वो अहंकारी नहीं बन रहा। फिर वो एक हाथ में आग और दूसरे में पानी को बुलाता है। माइकल फ्रे को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो सभी मारे जाएंगे। फ्रे सफलतापूर्वक दोनों आग और बर्फ के तत्व को फ्यूज कर देता है। माइकल को ये देखकर यकीन ही नहीं होता कि इतनी जवान उम्र में फ्रे 7 स्टार स्टेज पर पहुंच चुका है। फ्रे फिर से कहता है कि इस समय ल्यूकस की जगह वो लेगा। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और वो अब भी एपोसल के बारे में सुराग ढूंढने में लगे हैं। कैमिल एक मुर्दा शरीर को देखते हुए कहती है कि ये पूरी तरह जलकर नहीं मरा बल्कि ये बिजली से मरा है। माइकल कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एपोसल उस डेमिगॉड का है जो लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। फ्रे कहता है कि एक इंसान जो डेमिगॉड की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है ये परेशानी की बात है। माइकल कहता है कि एपोसल का होना हमारे लिए पूरी तरह से बुरी बात नहीं है। फ्रे उसे विस्तार में समझाने को बोलता है। माइकल कहता है कि हमने सबसे पहले एपोसल को कास्तकाव में हराया था, तब कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो डेमिगॉड जो एपोसल को कंट्रोल कर रहा था वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगा। फ्रे ये सुनकर हैरान रह जाता है, पर माइकल आगे कहता है कि ये हमेशा तो नहीं होता। हमें नहीं पता कि ये क्यों होता है, पर उस घटना से हम कुछ सीख गए कि अगर तुम किसी एपोसल को मार दो तो उसे जिस डेमिगॉड से शक्तियाँ मिली है वो डेमिगॉड भी उससे प्रभावित होगा। फ्रे सोचता है कि आखिर वो एपोसल को बना ही क्यों रहे हैं जब ये उन्हें इतने रिस्क में डालता है। 4000 साल पहले एपोसल की तरह कुछ भी नहीं था। क्या इस लंबे समय में डेमिगॉड्स के बीच कुछ बदल गया है? निशानों का पीछा करते करते वो सभी एक जले हुए जंगल में पहुंचते हैं। लायमसन कहता है कि ये जंगल मर चुका है, यहाँ के पेड़ और जानवर सभी मर चुके हैं, यहाँ कोई कीड़ा तक जिंदा नहीं बचा। कैमिल गुस्से में आकर कहती है कि सारी जीवन शक्ति सोख ली गई है, वो प्रकृति के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इजाबेल जमीन को देखते हुए बोलती है कि ये पूरा जंगल एक जाल है, इस जंगल में मजबूत बैरियर मौजूद है, हम इससे आगे कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे। फ्रे कहता है कि हमें सब कुछ तबाह करना होगा, पर इजाबेल ऐसा करने से झिझकती है। फ्रे कहता है कि जंगल वैसे भी मर चुका है, अगर इसने आग पकड़ ली तो वो आसपास के गांव तक पहुंच जाएगी।
कैमिल भी फ्रे की बात को सही ठहराती है। माइकल कहता है कि अगर वो इतने पेचीदा बैरियर को तबाह करने की कोशिश करेंगे तो इसमें कम से कम 2 दिन का समय लग जाएगा। पर फ्रे टावर मास्टर की बात पर ध्यान देने की जगह पेड़ों पर ध्यान दे रहा था। कैमिल इजाबेल से पूछती है कि फ्रे क्या कर रहा है, तो इजाबेल बताती है वो बैरियर को तोड़ने के लिए उसकी जांच कर रहा है। कैमिल मुस्कुराती है और कहती है कि फ्रे बोलने या सोचने से ज्यादा करने पर ध्यान देता है। वो बिल्कुल उनकी यानी डार्क एल्व्स की तरह है। कैमिल कहती है कि वो उसे पीछे से बचाकर रखेंगे, वो सिर्फ बैरियर तोड़ने पर ध्यान दे। फ्रे पीछे मुड़कर कहता है कि काम पूरा हो चुका है। फ्रे फिर सभी को पीछे हटने को कहता है और वो विंड स्टॉर्म स्पेल का इस्तेमाल करता है। वो हमला इतना तेज और शक्तिशाली था कि उसने एक बार में ही पूरे जंगल को तबाह कर दिया। फिर वो एक जगह को देखते हुए बोलता है कि ऐसा डिवाइन ऑरा जिससे आ रहा है वो सिर्फ एपोस्टल ही हो सकता है। वो आदमी करीब आता है तो माइकल को उसकी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो एपोस्टल कोई और नहीं बल्कि ऑनर ल्यूकस था। एपोस्टल आगे आकर बोलता है, माइकल मेरे दोस्त, क्या उसने उसे थोड़ा और इंतजार करने को नहीं कहा था? माइकल को अब भी यकीन नहीं होता और बोलता है कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है। एपोस्टल कहता है अब जब उन सबको उसकी पहचान पता चल गई है तो उन सभी को मरना होगा। वो अपनी उंगली से लाइटनिंग बोल्ट मैजिक का इस्तेमाल कर माइकल पर हमला करता है, पर फ्रे उसके हमले को रोक देता है। पागल मिकेल अब भी कहता है कि सर्कल का एग्जीक्यूटिव कभी डेमिगॉड का एपोस्टल नहीं हो सकता। फ्रे कहता है कि खुद पर काबू रखो, ये आदमी अब ऑनर ल्यूकस नहीं है। फ्रे को समझ आता है कि एपोस्टल को डेमिगॉड कंट्रोल नहीं कर रहे, तो वो उससे पूछता है कि तुमने सर्कल क्यों छोड़ा। एपोस्टल कहता है कि तुम्हें मैनर्स सीखने की जरूरत है, पर वो फ्रे को बताता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे डेमिगॉड की शक्ति का अंदाजा हो गया है। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो डेमिगॉड के सामने बस एक चींटी के बराबर ही है। फ्रे ये सुनकर इतना गुस्सा हो जाता है कि उसके शरीर के चारों तरफ माना आ जाता है। वो कहता है कि इंसान चींटी के बराबर नहीं, तुम्हारे अंदर बस उससे लड़ाई करने का दम नहीं बचा। एपोस्टल कहता है कि मैंने उससे हार नहीं मानी, उसने बस उसकी शक्तियों को स्वीकार कर लिया है। फ्रे कहता है कि सर्कल के दूसरे सदस्यों को भी डेमिगॉड की शक्तियों का पता है। उनके अंदर डेमिगॉड से लड़ने की वजह क्या उनके अंदर डर का ना होना है? वो लड़खड़ाती टांगों से बड़ी मुश्किल से डेमिगॉड से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर कदम बड़ी मेहनत और मुश्किल से बढ़ा रहे हैं। वो बिना हार माने अपने चाहने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान यही करते हैं, यही उनका सम्मान है और तुमने वो सम्मान छोड़ दिया है। एपोस्टल फ्रे के सामने एक बड़ी लाइटनिंग बोल्ट से हमला करता है और कहता है कि वो उसे सम्मान नहीं कहेगा, वो उसे अज्ञानी कहेगा। इजाबेल ये देखकर हैरान थी कि एपोस्टल ने बिना मंत्र बोले सिर्फ एक उंगली से इतना खतरनाक स्पेल कास्ट किया। क्या यही एपोस्टल की ताकत है? ये तो बिल्कुल अलग लेवल पर है। एपोस्टल फिर अपने चारों तरफ बिजली बुला लेता है और कहता है कि ध्यान से देखो, इतनी प्योर बिजली मैजिक से नहीं बनाई जा सकती। ट्रेनिंग और रिसर्च जितनी मेहनत का कोई फायदा नहीं है, उन्हें सिर्फ उसकी शक्ति चाहिए और वो शक्तिशाली बन जाएंगे। उसे ये शक्ति मिल गई है, ऐसी शक्ति जो सभी 7 स्टार मैजिशियन से कहीं ज्यादा है। कैमिल आसमान में देखकर बोलती है कि तूफानी बादल छा रहे हैं, क्या ऐसा कोई इंसान भी कर सकता है? फ्रे कहता है कि ये इंसान की ताकत नहीं है, ये डेमिगॉड की ताकत है। लायमसन फ्रे से एपोस्टल को हराने का प्लान पूछता है। फ्रे कहता है कि चलो डाइवर्जन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्रे फिर लायमसन को आगे रहने को बोलता है और साथ ही उसके पीछे के तीनों लोगों को बचाने के लिए भी। फ्रे फिर कैमिल को अपने मैजिक से लायमसन का साथ देने के लिए कहता है। वो माइकल से पीछे रहकर डिवाइन पावर से सबको बचाने और कुछ ना करने के लिए कहता है। वो उसे सिर्फ प्रोटेक्टिव स्पेल का इस्तेमाल करने के लिए ही कहता है। फ्रे आखिर में इजाबेल के पास जाता है और उसके कान में कुछ बोलता है। इजाबेल वो सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि ये बहुत खतरनाक है। फ्रे कहता है कि उनके पास बहस करने के लिए वक्त नहीं है। फ्रे अपना माना ब्रेसलेट में डालते हुए कहता है कि वो अपनी शिकायत उनके बचने के बाद के लिए बचाकर रखे। ब्रेसलेट फिर एक छड़ी में बदल जाता है और वो हमला करने के लिए तैयार होते हैं। लायमसन पहले हमला करता है पर एपोस्टल के चारों तरफ बैरियर बना होता है। फ्रे इस मौके का फायदा उठाते हुए जब एपोस्टल का ध्यान दूसरी तरफ था, बर्निंग ग्राउंड नाम के स्पेल का इस्तेमाल करता है। इस स्पेल से जमीन हिलने लगती है और माइकल सोचता है कि क्या ये फ्रे की असली ताकत है, आखिर ये कौन है? पर फ्रे पर बिजली से जवाबी हमला होता है और हम देखते हैं कि उस हमले के बाद भी एपोस्टल अभी जिंदा है।
पर उसके शरीर में डिवाइन पावर का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जख्म के निशान हैं। फिर वो एपोसल कहता है कि चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वो इस लाइटनिंग बैरियर को नहीं तोड़ सकते। फ्रे फिर उस पर फायर बर्स्ट से हमला करता है और फिर आइस स्लैशर से, पर एपोसल लाइटनिंग बैरियर की वजह से बिना किसी परेशानी के आराम से खड़ा था। कैमिल कहती है कि ये तो बुरा हुआ क्योंकि हमारा प्लान था कि जब सभी उसका ध्यान खींचेंगे तभी फ्रे उस पर हमला करेगा, पर अब वो सारे हमले फ्रे पर ही कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्रे ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। इजाबेल उसे शांत कराते हुए कहती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। अब हम देखते हैं कि फ्रे ने इजाबेल से बोला था अगर वो अलग हो गए तो एपोसल को लगेगा कि फ्रे आखिरी हमला करेगा, पर वो उस थंडर क्लाउड से एनर्जी ले रहा है। जब तक वो बादल वहाँ है उसे हराया नहीं जा सकता। फ्रे ने इजाबेल से माइकल और कैमिल के साथ मिलकर उस बादल को नष्ट करने को कहा था। फ्रे चारा बनेगा और अपनी जान उनके हाथों में छोड़ेगा। इजाबेल कैमिल और माइकल से जितना हो सके उतना माना जमा करने के लिए कहती है क्योंकि इस युद्ध का परिणाम उनके कंधों पर ही है। दूसरी तरफ फ्रे बहुत सारे हमले कर रहा था ताकि एपोसल का सारा ध्यान उस पर ही रहे। एपोसल फ्रे के व्यर्थ प्रयास पर हंस रहा था। अंदर ही अंदर उसे पता था कि फ्रे के पास बहुत शक्ति है जो कि एक 7 स्टार मेज से बहुत ज्यादा है। अगर डेमिगॉड की शक्ति का ये बैरियर ना होता तो वो अभी तक राख बन चुका होता। एपोसल सोचता है कि फ्रे 20 साल का भी नहीं लगता और वो अभी से इतना ताकतवर है। वो फ्रे को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता क्योंकि ये भविष्य में उनके रास्ते में जरूर आएगा। कुछ ही देर में एपोसल सोचता है कि फ्रे इतने सारे चमकदार हमले क्यों कर रहा है जबकि उसे पता है कि ये किसी काम के नहीं। तभी उसे समझ आता है कि फ्रे उसे ढंग से देखने नहीं दे रहा। असली हमला वो तीनों करने वाले हैं जिनका निशाना थंडर क्लाउड है। एपोसल लाइटनिंग मैजिक से इजाबेल पर हमला करता है और उनकी मैजिक की तैयारी को चौपट कर देता है। एपोसल अब उन्हें मारने के लिए लाइटनिंग मैजिक बनाता है। फ्रे फिर से उसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है पर अब बहुत देर हो चुकी है। तभी लैमसन वहाँ आ जाता है और उसके हमले को रोकता है। फ्रे अब इजाबेल के पास उसे देखने के लिए जाता है पर इजाबेल कहती है कि उन पर भरोसा रखो और एपोसल पर ध्यान दो। कैमिल कहती है कि वो उस थंडर क्लाउड को तबाह कर कर ही दम लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैमसन एपोसल को रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो एपोसल के सामने टिक नहीं पाता। एपोसल फिर लैमसन को अपनी तरफ लाते हुए बोलता है कि वो उनमें से हर एक को मार देगा। लैमसन इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पे अपनी छड़ी से हमला करता है। उसका जख्म काफी गहरा था पर डेमिगॉड की शक्ति की वजह से वो जल्दी भर गया। एपोसल गुस्से में लैमसन को मारने के लिए उसके पास जाता है पर अचानक से वो बहुत ज्यादा माना महसूस करता है। अब हम देखते हैं कि फ्रे ने बहुत ज्यादा फायर माना हवा में जमा कर रखा है और एक बड़े हमले की तैयारी में है। फ्रे अपने अंदर माना की हर एक बूंद का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो सभी की शील्ड बन सके। फ्रे फिर लैमसन को वहाँ से भागने के लिए कहता है और एपोसल पर लावा ब्लास्ट नाम के स्पेल से हमला कर देता है। अब हम देखते हैं कि फ्रे सारा माना इस्तेमाल करने की वजह से अपने शरीर का कंट्रोल खो चुका है। दूसरी तरफ लैमसन फ्रे की ताकत को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि फ्रे ने अपने हमले से बड़ा गड्ढा बना दिया था। धूल के अंदर से एक अजीब आकार बाहर आता है और हम देखते हैं कि वो एपोसल था जिसने फ्रे के हमले से अपना हाथ खो दिया था। एपोसल चिल्लाते हुए कहता है कि उन्हें इसका भुगतान करना होगा, वो उन्हें जान से मार देगा। एपोसल देखता है कि फ्रे का माना खत्म होने की वजह से वो जमीन पर लड़खड़ा रहा है। एपोसल फिर लाइटनिंग का इस्तेमाल करके कहता है कि युद्ध के बीच में माना खत्म करना एक नौसिखियों वाली गलती है और ये हमारे बीच के अनुभव का अंतर है। फ्रे खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या वो उसे सिखा रहा है, वो बिना माना के भी लड़ सकता है। लैमसन उसे देखकर कहता है कि ये मार्शल आर्ट्स का स्टैंड है, इसका मतलब फ्रे ने अभी तक हार नहीं मानी। फ्रे ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो देख चुका था कि एपोसल का बैरियर अब स्टेबल नहीं है, वो उसे स्वस्थ होने का मौका नहीं दे सकता। एपोसल अब उस पर हमला करता है पर फ्रे उसके हमले से बचकर उसकी हालत और खराब कर देता है। एपोसल फिर उठने की कोशिश करता है और फ्रे से पूछता है कि क्या वो सच में उसकी तरह इंसान ही है। तो फ्रे कहता है कि उसकी तुलना खुद से मत करो, वो अब इंसान नहीं है, वो डेमिगॉड का चेला है। एपोसल भी अपने शरीर को ढंग से हिला नहीं पा रहा था तो वो थंडर क्लाउड की तरफ कूदता है और एपोसल उसमें से बिजली को अपने अंदर समाने लगता है और कहता है कि जब तक ये बादल है उसका माना कभी खत्म नहीं हो सकता। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो बस एक चींटी ही है
उसका माना पूरी तरह आते ही वो उन्हें जलाकर भाप बना देगा। तभी अचानक से उसके चेहरे पर एक जोरदार लात पड़ती है और उसे लात मारने वाला लायमसन होता है, जो उसे जमीन पर गिरा देता है। अब वो और माना को समा नहीं सकता। दूसरी तरफ इजाबेल भी वो स्पेल खत्म करने वाली थी और यहाँ पर फ्रे और लायमसन दोनों मिलकर मार्शल आर्ट से एपोसल की डंग से पिटाई लगा रहे थे। पर एपोसल फ्रे और लायमसन दोनों पर बिजली का इस्तेमाल करता है, जो उनके शरीर को पैरालाइज कर देता है। एपोसल पैरालाइज फ्रे के पास आता है और उसे मारने के लिए बिजली के हमला करने लगता है। पर तभी इजाबेल की तरफ से बहुत ज्यादा माना निकलने लगता है, क्योंकि उन्होंने स्पेल को पूरा कर लिया था। वो स्पेल थंडर क्लाउड और एपोसल दोनों पर एक साथ हमला करता है। इस हमले के बाद हम देखते हैं कि एपोसल अब हारने के कगार पर आ चुका है। माइकल फिर एपोसल के पास जाकर पूछता है कि उसने सभी को धोखा क्यों दिया। तो एपोसल कहता है कि डेमिगॉड ने इंसानों को नुकसान से बचाने का वादा किया था। उसने कहा था कि वो उन्हें जल्दी मरने से बचाएगा और सारी बीमारियों को भी खत्म कर देगा और उन्हें एक स्टेज आगे विकसित करेगा। फ्रे अब अपने मुक्के में माना इकट्ठा करके बोलता है कि अगर बातचीत खत्म हो गई हो तो अब इसे भी खत्म करते हैं। माइकल फ्रे से कुछ देर और रुकने के लिए कहता है। माइकल एपोसल से कहता है कि उसका तरीका गलत था, पर उसका दिल उनकी तरह ही है जो इंसानियत को बचाना चाहता था। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिनसे वो फिर से उनके साथ लड़कर लड़ाई कर सके। एपोसल माइकल का हाथ पकड़कर माफी मांगता है, पर अचानक से उसे लगता है कि कुछ गलत है। तभी हम देखते हैं कि वो एपोसल सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला था। माइकल और एपोसल दोनों ही कुछ पलों में राख बन जाते हैं। इजाबेल इस पर यकीन नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि इतने दयालु दिल के इंसान का मरना बिल्कुल गलत है। फ्रे उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहता है कि ये पूरी दुनिया ही गलत है, इसीलिए इसे हमें ठीक करना होगा। हो सकता है अगली बार माइकल की जगह तुम हो या फिर मैं, पर फिर भी हमें लड़ते रहना होगा, चाहे तुम अकेले ही क्यों ना बचो। अब कुछ दिन बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि फ्रे एक इन के अंदर आराम कर रहा है। इजाबेल कमरे में आती है और कहती है कि लेडी कैमिल इस फाउंडर आमलेट से मिलने के लिए यहाँ से निकल गई है। हम देखते हैं कि फ्रे किसी क्रिस्टल को देख रहा है। वो इजाबेल से कहता है कि ये क्रिस्टल उसे एपोसल के अवशेष से मिला है और वो इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। वो उसे प्रोफेसर एडेलिया को दिखाने के बारे में सोच रहा था। इजाबेल बस वहाँ दुखी मन से बैठी हुई थी और सारी जानकारी सुन रही थी। फ्रे पूछता है कि क्या वो अब भी बुरा महसूस कर रही है। इजाबेल माफी मांगते हुए कहती है कि उसने पहली बार किसी साथी को उसकी आंखों के सामने खोया है। इजाबेल बात को बदलते हुए कहती है कि उसने सुना है माइकल फिश फाउंडर आमलेट का सदस्य था। ऐसा लगता है कि फिश फाउंडर आमलेट में सिर्फ विचेस ही नहीं है। फ्रे को अतीत याद आता है जब वो भी इस जानकारी को सुनकर हैरान था और उसने माइकल से पूछा था कि उसे लगा कि सिर्फ फीमेल मेजिस ही फिश फाउंडर आमलेट का सदस्य बन सकती है। माइकल ने बताया था कि बेशक वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, पर उन पर सदस्यों की कमी है। जो भी सर्कल से जुड़ने लायक टैलेंटेड है उसे वो सदस्य बना लेते हैं। माइकल आगे कहता है कि फ्रे जहाँ भी जाएगा उसका दोनों हाथ खोलकर स्वागत किया जाएगा। वो कहता है कि फिश फाउंडर आमलेट की मुख्य ताकत कॉन्ट्रैक्टर्स और समनर्स हैं, इसीलिए वो बाकी सर्कल्स के मुकाबले साइज में छोटे हैं, पर उनका प्रभाव फिर भी ज्यादा है। मास्टर अल्टन बारबाटोस के कॉन्ट्रैक्टर है। ये सुनकर फ्रे हैरान होता है और कहता है कि बारबाटोस तो डीमन वर्ल्ड का ग्रैंड ड्यूक है। ये सुनकर माइकल कहता है कि फ्रे को डीमंस में भी दिलचस्पी है। डीमन वर्ल्ड का ग्रैंड ड्यूक बहुत अभिमानी प्राणी है। वो इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह देखता है, इसीलिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि फ्रे ने भी आयरिस के अलावा किसी और को उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं देखा। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और फ्रे सोचता है कि मास्टर अल्टन किस तरह का आदमी होगा। तभी कोई उनके कमरे की कुंडी खटखटाता है और दरवाजे के पीछे प्रोफेसर एडेलिया थी। फ्रे कहता है कि वो उससे ही मिलने आ रहा था, पर प्रोफेसर का ध्यान इजाबेल पर था और वो पूछती है कि क्या उसके यहाँ कोई नया मेहमान आया है। दूसरी तरफ इजाबेल भी प्रोफेसर एडेलिया को वहाँ देखकर हैरान होती है। प्रोफेसर एडेलिया शर्माते हुए कहती है कि एल्डर यूलियन ने उसे बुलाया है। फ्रे पूछता है कि एल्डर यूलियन कौन है, तो एडेलिया कहती है कि वो मैजिक टावर के मास्टर है। अब हम देखते हैं कि फ्रे टावर मास्टर के ऑफिस में खड़ा है और टावर मास्टर खुद की पहचान कराते हुए कहते हैं कि उसका नाम यूलियन मोंटोलीवो है और वो तीसरे मैजिक टावर का मास्टर है। टावर मास्टर कहता है कि उसने 4 दिन पुराने उसके मिशन की रिपोर्ट पढ़ी। वो बहुत अच्छे से लिखी हुई थी। उसमें एपोसल के बारे में सब कुछ डिटेल में लिखा था।
टावर मास्टर कहता है कि फ्लोर मास्टर माइकल का गुजरना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। माइकल एक ईमानदार व्यक्ति था। टावर मास्टर फ्रे से माइकल की जगह लेने के लिए कहता है। प्रोफेसर एडिलिया और इजाबेल ये सुनकर हैरान रह जाती है। फ्रे टावर मास्टर से पूछता है कि क्या उसकी उम्र का भी कोई फ्लोर मास्टर रहा है। टावर मास्टर कहता है कि उसका भाई माइकल ब्लेक 26 की उम्र में फ्लोर मास्टर बन गया था, तो फ्रे इतिहास का सबसे जवान फ्लोर मास्टर होगा। टावर मास्टर आगे कहता है कि ब्लेक हाउस ने अपने सारे बच्चों को जीनियस बनाया है। वो कहता है कि उसे इस प्रस्ताव पर हिचकिचाना नहीं चाहिए। फ्लोर मास्टर होने के बहुत फायदे हैं और इससे उसका जीवन उपयोगी बनेगा। उसके पास एक मेंशन और लेबोरेटरी होगी, बहुत पैसा होगा और वो आसानी से दूसरों से जानकारी ले पाएगा। प्रोफेसर एडिलिया खुद को शाबाशी देते हुए कहती है कि उसका स्टूडेंट फ्लोर मास्टर बनने वाला है, पर फ्रे उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, जिसे सुनकर एडिलिया को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता। टावर मास्टर को पता था कि फ्रे यही जवाब देने वाला है और वो फ्रे से पूछता है कि क्या वो सर्कल को ज्वाइन करने वाला है। फ्रे कहता है कि सिर्फ यही वजह नहीं है। ऑफिस से वापस जाते समय प्रोफेसर फ्रे को प्रस्ताव ठुकराने के लिए डांटती है और उसे उस पोजीशन के फायदे के बारे में बताती है। फ्रे उसकी बात सुनकर चिढ़ने लगा था। वो बात को बदलते हुए बोलता है कि उसे कुछ दिखाना है। अब प्रोफेसर के कैबिन के अंदर फ्रे प्रोफेसर को एपोसल से मिला क्रिस्टल दिखाता है। प्रोफेसर इस बात से ज्यादा हैरान थी कि फ्रे एपोसल को हरा सकता है। क्रिस्टल को देखते हुए प्रोफेसर कहती है कि उसे लगा था फ्रे फ्लोर मास्टर माइकल के मरने की वजह से बच पाया। प्रोफेसर क्रिस्टल को देखकर कहती है कि ये क्रिस्टल डेमिगॉड की डिवाइन पावर से पूरी तरह से भरा हुआ है। अभी तो बस ये सुंदर क्रिस्टल है, पर अगर इसे सही से प्रोसेस किया जाए तो इससे ऐसा एलेक्सर बनेगा जो ड्रेक के दिल से बने हुए एलेक्सर से कई गुना बेहतर होगा। फ्रे फिर पूछता है कि क्या वो इस मामले को प्रोफेसर के हाथ में छोड़ सकता है। ये सुनकर प्रोफेसर की आंखें चमकने लगती है कि उसे इस क्रिस्टल से पोशन बनाने का मौका मिल गया। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कैमिल वापस लौट चुकी है। कैमिल फ्रे से एल्फ भाषा में कहती है कि ये बदसूरत बूढ़ा फिश फाउंडर आमलेट से ऑनर ड्यूगेंजर है। इसका व्यक्तित्व इसके चेहरे की तरह ही घटिया है। कैमिल उसके पीछे खड़े व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके बारे में तो उसे बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो बूढ़ा उन्हें रोकते हुए कहता है कि इंसानी भाषा में बात करो, गंदे चूहों की तरह एक दूसरे के कान में फुसफुसाना बंद करो। बूढ़ा फ्रे के पास आते हुए बोलता है कि तुम ही वो लड़के हो ना जो माइकल के साथ एपोसल को हराने गया था। मुझे बताओ वहाँ असल में क्या हुआ था। फ्रे कहता है कि जैसा कि उसने रिपोर्ट में बताया, लॉर्ड माइकल ने एपोसल को हराते समय अपनी आखिरी सांस। तभी वो बूढ़ा उसे टोकते हुए कहता है कि क्या तुम बहरे और बेवकूफ हो। वो सच जानना चाहता है। उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर लैमसन को गुस्सा आ जाता है, पर फ्रे उसे शांत कराता है। फ्रे बूढ़े से कहता है कि वो फिश फाउंडर आमलेट का सदस्य नहीं है, तो वो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। वो गंजा बूढ़ा ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, पर उसके पीछे खड़ा आदमी उसे रोककर शांत कराता है। वो व्यक्ति फिर अपनी टोपी उतारता है और कहता है कि वो काफी समय बाद मिले हैं फ्रे भी कहता है कि हाँ, उसे फिर से देखकर अच्छा लगा। हाइंस ब्लेक मेरे भाई। दोस्तों, मैं आप सभी को याद दिला दूं कि हाइंस ब्लेक वही भाई है जिसे जन शेपर्ड यानी पेरुअन के पिता ने उसके पूरे परिवार में सबसे अच्छा कहा था। अब हम देखते हैं कि दोनों भाई फ्रे के कमरे में हैं और हाइंस कहता है कि फ्रे, मैंने तुम्हारे बारे में कई अफवाह सुनी है। लोग कहते हैं कि तुम जन हाउस के पेरुअन जन से काफी करीब हो और तुम काफी बदल गए हो। हाइंस फ्रे के पास आते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है तुम अब जाग चुके हो। ये तो होना ही था क्योंकि तुम्हारे शरीर में भी हमारा ही खून दौड़ता है। फ्रे अपने भाई की तरफ देखकर सोचता है कि ये क्या करने की सोच रहा है। हाइंस फ्रे से कहता है कि वो अभी गलत करने वाला था। वो बूढ़ा गर्म खून का हो सकता है, पर सर्कल में उसकी ऊंची पोजीशन है, उससे बहस करना अच्छा नहीं होगा। हाइंस आगे कहता है कि उनके घर के लोग जल्द ही उसे लेने आएंगे, पर उसे उन्हें मना करना होगा। इस समय ब्लेक हाउस एक खतरनाक जगह है। ऑनर शेपर्ड ने उस घटना के बारे में तो उसे बता ही दिया होगा। फ्रे फिर अतीत के बारे में सोचता है, जहाँ शेपर्ड जन उसे बताता है कि उसे फ्रे के पिता इसाका ब्लेक के डेमिगॉड से जुड़े होने की जानकारी कहाँ से मिली। फ्रे फिर कहता है कि वो अच्छा बड़ा भाई बनकर दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा है। फ्रे कहता है कि अगर उसकी याददाश्त सही है तो उसने कभी भी उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया। ये सुनकर हाइंस उसे बस चुपचाप देखता है। लूकस सोचता है कि उसे बेशक फ्रे के इमोशंस और फीलिंग्स नहीं मिली, पर उसके पास उसकी यादें हैं। फ्रे की जान देने के फैसले के लिए ये इंसान भी जिम्मेदार है।
वो सोचता है कि वो फ्रे की जगह इससे नाराज नहीं होगा, पर उसे ये देखकर घिन आ रही है कि उसके थोड़े बहुत फेमस होने के बाद हाइंस का एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया है। हाइंस बोलता है कि उसे अपने किए पर पछतावा नहीं है और ना ही वो माफी मांगेगा। वो बोलता है कि वो असल में चाहता था कि फ्रे कभी मैजिक न सीख पाए। फ्रे थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है कि उसका मतलब क्या है, लेकिन हाइंस इसका जवाब नहीं देता और कमरे से जाते हुए कहता है कि उसे सर्कल्स पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। फ्रे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद फ्रे को लेने उसका ब्लेक हाउस का बटलर एलेक्सेंड्रो आता है। फ्रे उसके सामने खड़ा है और उसे याद आता है कि हाइंस ने उसे इस बटलर से सावधान रहने को कहा था। हाइंस ने बताया था कि ब्लेक हाउस इस समय खतरनाक है। ऑनर शेपर्ड ने उसे इस बारे में बता ही दिया होगा। फिर फ्रे उसके सामने नर्वस होने का नाटक करता है। ये देखकर बटलर सोचता है कि फ्रे की हाइट के अलावा उसमें कुछ नहीं बदला। उसे लगता है कि उसके द्वारा पायरेट्स का सर्वनाश करना और उसका पेरुअन का दोस्त होने वाले रूमर झूठे थे। बटलर वापस जाने के लिए मुड़ते हुए बोलता है कि लॉर्ड काउंट उससे मिलना चाहते हैं तो उसके साथ चलो। बटलर को लगा था कि फ्रे आसानी से उसकी बात मान जाएगा, इसीलिए वो मुड़कर चलने ही लगा था। तभी फ्रे कहता है कि ये सही समय नहीं है। उसके मुंह से ऐसा सुनकर बटलर पीछे मुड़ता है और डरावना चेहरा बनाते हुए उसे गुस्से से घूरता है। फ्रे कहता है कि उसे अभी कुछ काम है। बटलर डरावनी आवाज में कहता है कि ये काउंट का आदेश है। फ्रे डरने का नाटक करते हुए बोलता है कि उसे यहाँ बहुत जरूरी काम है और वो उसमें देरी नहीं कर सकता। ये सुनकर बटलर गहरी सांस लेता है और सोचता है कि ये बिल्कुल नहीं बदला। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो समझ गया, जल्द ही ब्लेक हाउस पहुँच जाना, वरना काउंट ब्लेक के नाराज होने का नतीजा तो वो जानता ही है। अब हम फ्रे और प्रोफेसर एडेलिया को कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हुए देखते हैं। वो फ्रे को कुछ क्रिस्टल्स और एलेक्सर देते हुए कहती है कि इन क्रिस्टल में लाइटनिंग एनर्जी थी। लाइटनिंग से डील करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए उसे हैंडल करने के सामान में कुछ 100 सोने के सिक्कों का खर्चा आ गया। फ्रे कहता है कि वो उसका खर्चा दे देगा, पर प्रोफेसर उसे टोकते हुए कहती है कि वो अपने स्टूडेंट से पैसे नहीं ले सकती। फिर वो एक्साइटेड होते हुए खड़ी होकर कहती है कि अगर उसे शुक्रिया अदा करना ही है तो वो उसका असिस्टेंट बन जाए। जिसके जवाब में फ्रे कहता है कि हाँ जरूर, पर अगले जन्म में। उसका जवाब सुनकर प्रोफेसर दुखी होते हुए उसे मन में गाली देती है। फ्रे पूछता है कि उसकी दी गई एक चीज तो एलेक्सर है, मगर दूसरी क्या है। वो कहती है कि उसे समझाने के लिए कोई सही शब्द या वाक्य नहीं है। खैर, उसे उस बोतल को सावधानी से ही खोलना चाहिए, क्योंकि उसने जबरदस्ती बोतल को बंद किया है। अगर उसने उसे खोल दिया तो अच्छा नहीं होगा। प्रोफेसर को लगता है कि वो भविष्य में उसके काम आ सकता है। कुछ समय बाद फ्रे अपने कमरे में आ जाता है। वो जमीन पर मेडिटेशन की स्थिति में था और उसके हाथ में प्रोफेसर द्वारा दी गई एलेक्सर की बोतल थी। वो उस एलेक्सर की बोतल का ढक्कन खोलता है और दारू की तरह एक ही झटके में उसे पी जाता है। उसके एलेक्सर पीते ही उसके शरीर से बहुत धुआं निकलता है और उसके आसपास माना जमा होने लगता है। कुछ देर मेडिटेशन करने के बाद फ्रे अपनी आंख खोलता है और कहता है कि ये उसकी सोच से भी परे है। उसने एलेक्सर की सारी ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर समा लिया था। रात का समय है और फ्रे एक काली बिल्ली के साथ बेंच पर बैठा है। इजाबेल वहाँ आती है और उस बिल्ली के बारे में पूछती है। फ्रे बताता है कि वो डार्क स्प्रिट है। इजाबेल को वो बिल्ली बहुत पसंद आती है। वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती। वो सोचती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि डार्क स्प्रिट इतनी प्यारी भी हो सकती है। उसे जल्द ही डार्क स्प्रिट से कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। फिर इजाबेल भी बेंच पर बैठ जाती है। फ्रे कहता है कि उसने फ्रोजन रिवर की ऊर्जा को खुद में समा लिया। उसे डेमिगॉड के बारे में भी और जानकारी मिली। ये सुनकर इजाबेल कहती है कि उसने स्प्रिट मैजिक भी सीख लिया। अब वो आगे क्या करने वाला है। फ्रे कहता है कि उनका वहाँ से जाने का समय आ गया है। इजाबेल कहती है कि ठीक है। वो निकलने की तैयारी करती है। फ्रे अपने कमरे में आ जाता है और सामान पैक करने लगता है। तभी उसे उसके सामने वाले दरवाजे के पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ये दुश्मन नहीं है, पर इतना कहकर वो दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलने पर हम देखते हैं कि सामने हुडी पहने हुए हरे बालों वाली एक लड़की खड़ी है। वो पूछती है कि क्या वो फ्रे ब्लेक है। फ्रे उसके क्लोक पर ट्रोमेन रिंग्स के साइन को देखकर हैरान होता है। फिर वो लड़की हुडी हटाते हुए कहती है कि बिना इजाजत के आने के लिए वो माफी चाहती है। उसका नाम बेनियांग अर्जेंटो है और वो ट्रोमेन रिंग्स सर्कल की मास्टर है।
कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अर्जेंटो, फ्रे और इजाबेल डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे हैं। फ्रे पूछता है कि सर्कल मास्टर के इतनी दूर उससे मिलने आने की आखिर क्या वजह है। अर्जेंटो जवाब में कहती है कि वो फ्रे को उसके सर्कल में ज्वाइन होने के लिए पूछने वहाँ आई है। इजाबेल पूछती है कि उसका एंट्रेंस एग्जाम पास ना करने के बावजूद, तो अर्जेंटो जवाब देती है कि कई बार वो बेमिसाल नए लड़कों को ढूंढने खुद ही निकल जाते हैं। दूसरे सर्कल्स भी उसे ढूंढते हुए जल्द ही वहाँ आ जाएंगे और हम देखते हैं कि नीचे उससे मिलने के लिए दूसरे सर्कल्स के लोग भी इंतजार कर रहे थे। अर्जेंटो आगे कहती है कि वो लेडी इजाबेल ट्रिजनाइन की बात भी कर रही थी। ये सुनकर वो हैरान होती है। फ्रे उसका क्लोक देखते हुए सोचता है कि वो उसे 4000 साल पहले पहना करता था। वो सोचते हुए अचानक से अर्जेंटो से पूछता है कि क्या वो एक ड्रैगन है। ये सुनते ही अर्जेंटो डर के मारे खड़ी हो जाती है और उसके हाथ से चाय भी गिर जाती है। वो कांपती आवाज में कहती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है। फ्रे चाय पीते हुए जवाब देता है कि ड्रैगन के पास माना रूम नहीं होता, उनका दिल ही उनकी ऊर्जा को नियंत्रित करने का काम करता है। ड्रैगन्स शरीर में माना दौड़ाने की जगह सीधा प्रकृति से ही माना नियंत्रित कर सकते हैं। वो आगे कहता है कि वो उसमें माना रूम को महसूस तो कर सकता है, मगर वो उसमें विचित्र अशुद्ध माना भी महसूस कर पा रहा है। अर्जेंटो बोलती है कि उसे ड्रैगन्स की इतनी जानकारी कैसे है। फ्रे जवाब देता है कि उसने उनके बारे में बहुत सी किताबें पढ़ी है, जबकि इजाबेल उसे देखते हुए सोचती है कि 4000 साल पहले लूकस का मास्टर एक ड्रैगन ही था। अब अर्जेंटो जवाब देती है कि फ्रे आधा सही है, क्योंकि वो आधी ड्रैगन और आधी इंसान है। अर्जेंटो फिर कमरे से बाहर आ जाती है और फ्रे से कहती है कि वो उनका नीचे इंतजार करेगी। फ्रे बोलता है कि वो तैयारी खत्म होने पर उसके पास आ जाएंगे। कमरे के अंदर फ्रे इजाबेल से अर्जेंटो के बारे में पूछता है। इजाबेल जवाब में कहती है कि उसे अर्जेंटो ऐसी लड़की लगती है जो आसानी से झूठ नहीं बोल पाती। फ्रे उसकी बात से सहमत था। इजाबेल सामान पैक करते हुए कहती है कि उसे नहीं लगा था कि वो ज्वाइन होने के लिए ये जवाब देगा कि वो पहले ट्रॉमन रिंग्स को देखना चाहता है। फ्रे कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिस पर खुद देखकर ही फैसला लिया जा सकता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नीचे आने पर वो देखते हैं कि वो गंजा बूढ़ा अर्जेंटो को डांट रहा था, जिससे वो घबरा गई थी। फ्रे वहाँ जाकर पूछता है कि वहाँ क्या हो रहा है, तो गंजा बूढ़ा कहता है कि फ्रे बहुत मशहूर होता जा रहा है क्योंकि बहुत से लोग उसे अपने सर्कल में चाहते हैं। तभी दो आदमी फ्रे के पास आते हैं। लंबे कद वाला कहता है कि वो लूसिड सॉर्ड से जेरेमी वर्नर है और छोटे कद वाला कहता है कि वो स्ट्रॉ नेकलेस से स्टीव जैक है। बूढ़ा पूछता है कि क्या वो ट्रॉमन रिंग्स को ज्वाइन करने वाला है, तो फ्रे जवाब में कहता है कि अगर वो चाहता भी है तो उसे क्या। बूढ़ा कहता है कि कमजोरों के साथ मजे करना। ये सुनकर अर्जेंटो को झटका लगता है। फ्रे का ध्यान अर्जेंटो पर ही था, जो शर्मिंदा होने के कारण अपनी मुट्ठी तेज बंद कर रही थी। फिर वो दोनों कहते हैं कि ट्रॉमन रिंग्स के बाद उनके यहाँ भी आना। स्टीव उसे एक स्क्रोल देते हुए कहता है कि ये वार्प स्क्रोल है जो स्ट्रॉ नेकलेस के प्रवेश द्वार से जुड़ा हुआ है। फ्रे उसे ले लेता है। तभी वर्नर कहता है कि वो माफी चाहता है क्योंकि उसके पास स्क्रोल नहीं है। वो कहता है कि अगर वो कभी लुनोबल किंगडम, ज्यू थानबुल या सिल्किड में जाए तो लूसिड सॉर्ड एक बार जरूर आए। फ्रे कहता है कि वो इस बात को ध्यान में रखेगा। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर फ्रे पीछे मुड़कर गंजे बूढ़े की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या वो भी उसे बुलाने वहाँ आया है। वो जवाब में कहता है कि यहाँ बहुत ताक झांक करने वाले लोग हैं और उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। अर्जेंटो प्यारी मुस्कान के साथ उसे सुरक्षित रहने के लिए कहती है। फ्रे जाते हुए इजाबेल को भी वहीं रुकने को कहता है और मुस्कुराते हुए अर्जेंटो से बोलता है कि उसका इंतजार करे, वो जरूर वापस आएगा। ये जवाब सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है कि वो इंतजार करेगी। टावर के बाहर जंगल में फ्रे बूढ़े के पीछे चल रहा है। वो कहता है कि ये जगह किसी को भर्ती करवाने के लिए थोड़ी सुनसान और भयानक नहीं है। गंजा बूढ़ा जवाब देता है कि बदमाश लड़के, उसे क्या लगता है वो उस जैसे धोखेबाज को अपने सर्कल में भर्ती करेगा। फ्रे हंसते हुए कहता है कि फिर वो क्या करना चाहता है। बूढ़ा अपने शरीर को माना से घेरते हुए कहता है कि वो उसकी स्किल्स को देखकर उसकी परीक्षा लेगा, जिससे पता चलेगा कि उसने एपोसल को मारा था या नहीं। इतना कहते ही वो मैजिक वाइन से फ्रे पर हमला करता है और फ्रे को जकड़ लेता है। फ्रे ओलंपिक वाले टर्की के शूटर की तरह जेब में हाथ डालकर बोलता है कि उसका तमाशा तो अच्छा है, पर अगर उसने सच में एपोसल को हराया होगा तो वो क्या करेगा। बूढ़ा जवाब में कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने सच में एपोसल को हराया भी है
तो भी उसकी उसके सामने कोई बराबरी नहीं है। वो कहता है कि हर 7 स्टार मैजिशियन की कुशलता बराबर नहीं होती। फ्रे कहता है कि तुम सही हो, और उसके इतना कहते ही वो अपने हमले से सभी वाइन्स को एक ही झटके में तोड़ देता है। बूढ़ा हैरान होते हुए कहता है कि उसने माना में एक विशेषता को जोड़ा। वो उसके हमले को पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करता है। फ्रे उससे कहता है कि वो 7 स्टार मैच कहलाने लायक नहीं है। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और हवा में फ्लेम वेव नामक स्पेल का इस्तेमाल करता है, पर उसे ये देखकर झटका लगता है कि उसके स्पेल ने काम नहीं किया, और सोचता है कि फ्रे ने उसके दिमाग को पढ़ लिया और उसके हमला करने से पहले ही फ्रे ने उसी पर स्पेल का इस्तेमाल किया। ये सोचकर वो डर जाता है। वो खुद से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कई दर्जन चाकुओं के हमले को खुद चाकुओं का हमला कर एक दूसरे के टकराने जैसी कला से भी मुश्किल है। वो सोच ही रहा था कि उसके नीचे का शरीर जमने लगता है। फ्रे ने उस पर आइस मैजिक का इस्तेमाल किया था। अब फ्रे बूढ़े के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बूढ़ा पूछता है कि क्या वो उसे मारने वाला है। फ्रे जवाब देता है कि ये बुरा सुझाव नहीं है, पर उसके पास इससे भी अच्छा प्लान है। वो कहता है कि वो बूढ़े को एक परीक्षा देगा। ये बर्फ कल तक उसकी जान ले लेगी। अगर उसने उससे पहले अपना दिमाग और शरीर 7 स्टार मैच के काबिल कर लिया तो वो बर्फ पिघलाने में सफल हो जाएगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो मारा जाएगा। बूढ़ा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि उसकी परीक्षा लेने की हिम्मत कैसे हुई, मगर वो मन में सोचता है कि ये बेशक एक बदमाश लड़का है जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मगर उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि सामने कोई महान मैजिशियन खड़ा हो। फ्रे जाते हुए कहता है कि उसे उसके अंदर के अहंकार को मारना होगा। यही उसके लिए आखिरी सलाह है। उसे आशा है कि वो इस परीक्षा को पास कर लेगा। दूसरी तरफ इजाबेल और अर्जेंटो फ्रे का इंतजार कर रहे थे, और कुछ ही देर बाद उन्हें फ्रे सामने से आता हुआ दिखता है। अर्जेंटो चिंता करते हुए पूछती है कि वहाँ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। फ्रे बात को बदलते हुए कहता है कि देरी से आने के लिए वो माफी चाहता है, उन्हें अब तुरंत चलना चाहिए। तभी इजाबेल भी पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है। फ्रे कहता है कि तुम भी, क्या उन्हें उस पर जरा भी भरोसा नहीं। इजाबेल कहती है कि वो उसकी नहीं, ड्यूगेंजर की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। फ्रे उससे नजरें चुराते हुए कहता है कि चिंता मत करो, वो मरेगा नहीं। अगर वो पास भी नहीं हो पाया तो भी बर्फ कल तक पिघल जाएगी, और जब ऐसा होगा उसे मरते दम तक शर्मिंदगी से गुजरना होगा। काफी देर चलने के बाद वो तीनों जंगल के अंदर कैंप लगाकर खाना पका रहे हैं। अर्जेंटो खाना बनाती है और सामने कटे हुए पेड़ पर बैठे फ्रे और इजाबेल को खाना परोसती है। इजाबेल कहती है कि उसे कैंपिंग का अच्छा तजुर्बा है, तो अर्जेंटो जवाब देती है कि ये उसकी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा ही है। खाना खाते हुए फ्रे पूछता है कि उसने बताया कि इससे पहले उसके पिता उसेल अर्जेंटो मास्टर थे। अर्जेंटो हाँ में जवाब देती है। फिर फ्रे पूछता है कि क्या वो किसी डेमीगॉड के हाथों मारे गए। डेमीगॉड का नाम सुनकर अर्जेंटो हैरान रह जाती है, पर खुद पर काबू पाते हुए बताती है कि डेमीगॉड के बीच भी अलग अलग पद है। जो सभी डेमीगॉड्स पर राज करता है उसे वो लॉर्ड कहते हैं। ये सुनते ही फ्रे को उसके कैद किए गए वक्त की याद आ जाती है। वो जारी रखती है कि उसके नीचे के डेमीगॉड्स के बीच भी कुछ ऐसे हैं जिनकी शक्ति बेमिसाल है। उन्हें वो एपोकलिप्सिस कहते हैं। उन्होंने 3 एपोकलिप्सिस की शक्तियों का पता लगा लिया है, और उनकी शक्ति है तलवार, जहर और मौत। वो आगे बताती है कि 2 साल पहले उसके पिता ने उस डेमीगॉड से लड़ते समय अपनी जान गंवा दी जिसके पास मौत की शक्ति है। डेमीगॉड्स के बारे में सुनते ही हमेशा की तरह फ्रे गुस्से में आ जाता है और सीरियस होते हुए सोचता है कि वो उस डेमीगॉड को जानता है जिसके पास जहर की शक्ति है। वो कमीना सच में बहुत ताकतवर था। अगले दिन वो अपना सफर जारी रखते हैं और पेंसिस्को नामक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां ट्रोमेन रिंग्स का बेस है। फ्रे वहां के बैरियर को देखकर उसकी तारीफ करता है और अर्जेंटो से पूछता है कि क्या वो बैरियर उसने बनाया है। वो बताती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस बैरियर को नुकसान पहुंचने पर इसे ठीक कर सकती है। इस बैरियर को उसके पिता ने बनाया था। ये सुनकर फ्रे सोचता है कि इस बैरियर के लेवल को देखकर लगता है कि उसके पिता कम से कम 8 स्टार मैच तो होंगे ही। अर्जेंटो भी 6 स्टार मैच के आसपास है। उसके ड्रैगन होने के बावजूद वो इतने नीचे इसीलिए है क्योंकि वो इंसानों की टेक्निक सीख रही है। अगर वो पूरी इंसान ही होती तो भी काफी आगे पहुंच जाती। कुछ देर बाद वो ट्रोमेन रिंग्स के बेस पहुंच जाते हैं जहां कई सारे लकड़ियों से बने घर थे। उनके वहां पहुंचते ही एक आदमी जिसका नाम जिजेलन था भागते हुए उनके पास आता है। वो बुरी तरह घबराया हुआ था और अर्जेंटो से कहता है वो माफी चाहता है, लेकिन जब वो वहां नहीं थी उन्हें रेलिक्स टूर्नामेंट में हार का सामना करना पड़ा।
ये सुनकर अर्जेंटो सुन्न रह जाती है